नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे और मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे, कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसके अलावा भी एक दुनिया होती है, जैसे आपके पर्सनल रीज़न्स हैं, वैसे हमारे भी कुछ कारण होते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार बुनियादी चरण मतलब फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? ठीक है, तो किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? देखिए, बुनियादी चरण में उस एज ग्रुप को रखा गया है जिनका ब्रेन 85% डेवलप हो जाता है उस टाइम तक, और ऐसा एज ग्रुप है आपका 3 से 8 वर्ष। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। यह फाउंडेशनल स्टेज की उम्र है क्योंकि इसी समय बच्चे का मस्तिष्क 85% विकसित होता है। नेक्स्ट, एनईपी 2020, क्योंकि ये 2022 वाले जो आपका एनसीएफ है उसमें भी इसका जिक्र है, तो एनईपी 2020 के 5+3+3+3+4 ढांचे के अनुसार पहले 5 वर्षों का सही विभाजन क्या है, ये पूछा है। तो पहले 5 वर्षों का सही विभाजन है 3 साल प्री स्कूल मतलब आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, और उसके बाद कक्षा 1 और 2, ये आपका सही आंसर है। अच्छा, इसका रीजन ये है कि जो 5 साल के पहले चरण में 3 साल हैं जो आपके, ठीक है, उनमें आंगनवाड़ी और बाल वाटिका मतलब खेलकूद को महत्व दिया गया है। और जो 2 साल का स्कूल है जिसमें आप 1 और 2 साल जो आपके हैं, ठीक है, 2 साल का जो स्कूल है उसमें आपकी औपचारिक शिक्षा की नींव रखी जा रही है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचकोश की अवधारणा किस प्राचीन भारतीय उपनिषद से प्रेरित है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से प्रेरित है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा प्रश्न बन रहा है ये। ठीक है, पंचकोश का विचार इसी उपनिषद से लिया गया है, और ये मनुष्य के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट, एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार बुनियादी चरण पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बच्चे की घर की भाषा या बच्चे की मातृभाषा को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बच्चा बुनियादी चरण पर अगर जो भी उसे शिक्षा का माध्यम है और चीज़ों को अगर वो समझना चाहता है, तो बिना किसी दबाव के वो अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुनियादी चरण के बच्चों के लिए जादुई पिटारा क्या है? ये एक खेल आधारित शिक्षण सामग्री है मतलब किट है। ठीक है, ऐसा ताकि बच्चों को भारी किताबों के बोझ से बचाया जा सके और वो खिलौनों से सीख सकें। इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन के तहत किस वर्ष तक ग्रेड 3 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मतलब एफएलएन प्राप्त कराने का लक्ष्य है? ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपसे कहूं इस बात को, तो निपुण भारत का लक्ष्य इसने पूछा है, और ये कब तक है? तो ये 2026-27 तक है। ठीक है, कि 3 ग्रेड तक हर बच्चा पढ़ना, बेसिक पढ़ना और गणित समझना, ठीक है, उसको आने लगे, बेसिक जोड़ घटाना ये सब आने लगे और वो पढ़ना जानने लगे। ठीक है, अनन्वय कोष का मुख्य संबंध बच्चे के विकास के किस पहलू से है? ठीक है, तो बच्चे के विकास से अनन्वय कोष का संबंध कैसे है? तो शारीरिक विकास और पोषण से संबंधित है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको वन बाय वन बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। एनसीएफएफएस कहता है कि बच्चा सिर्फ एक दिमाग नहीं है बल्कि वो 5 परतों से मिलकर बना है। ठीक है, 5 परतों से बना है और इन पांचों पर हमें काम करना है, ये बात याद रखिएगा। इन पांचों में से जो आपका पहला है वो है अनन्वय कोश। क्या है? अनन्वय कोश। अनन्वय कोश को आप शरीर कोश ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का शरीर ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है आपको अच्छा पोषण, अच्छा पोषण और साफ सफाई। ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, साफ सफाई, सबसे पहले बच्चे का शरीर स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा पोषण और साफ सफाई होनी चाहिए। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, दूसरा होगा आपका मनोन्मय कोश। ठीक है, मनोन्मय कोश, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा होगा आपका प्राणमय। क्या होगा? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब है ऊर्जा। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या होगा? प्राणमय कोश में जो बच्चे की इंद्रियां हैं, जो उसके सेंसेस हैं, ठीक है, बच्चे की इंद्रियां हैं, उनका विकास यहाँ पे होगा। जैसे उसे छूकर, सुनकर और सूंघकर चीजों को महसूस कराने देना है। ठीक है, ये होगा प्राणमय कोश या ऊर्जा कोश। इसके बाद तीसरा आएगा, इनको नोट डाउन करिएगा प्लीज। तीसरा आएगा मनोन्मय कोश। मनोमय कोश, मनोमय कोश। अब ये मनोमय कोश मतलब मन से संबंधित है। बच्चे की जो भावनाएं हैं, क्या है? भावनाएं, उसकी फीलिंग्स। ठीक है, जो उसकी भावनाएं हैं
ठीक है, उनसे संबंधित है। बच्चा स्कूल में सुरक्षित महसूस करे और प्यार महसूस करे। ये हो गया आपका तीसरा। इसके बाद बात करें चौथे की, तो चौथा है विज्ञानमय कोश। अब जब विज्ञान की बात होगी तो ये संबंधित है आपकी बुद्धि से। किससे? विज्ञान में संबंधित है आपकी बुद्धि से। ठीक है, यहां से बच्चा सवाल पूछना और तर्क करना शुरू करता है विज्ञानमय कोश से। ठीक है, यहां पे बच्चा सवाल पूछेगा और तर्क करेगा। इसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश। इतना सफिशियंट है जितना मैं आपको स्पीड से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आनंदमय, अब आनंदमय जुड़ा है आत्मा से। किससे जुड़ा है? आत्मा से। अब अंत में उसे सीखने में खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, और कला और संगीत यहाँ जादू की तरह काम करेगा। ये बातें आपको याद रखनी। कला और संगीत यहाँ पे अपना महत्व दिखाएंगे, उसको अंतर्मन से एक खुशी महसूस होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, अनिवार्य है, नहीं किया जाना चाहिए, केवल अंग्रेजी में होना चाहिए, या फिर रोजाना 4 घंटे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि पाठ्य पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नो टेक्स्ट बुक। आपको किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से सिखाना है। ठीक है, वो करके सीखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राणमय कोश किस विकास से संबंधित है? तो पहले तो प्राण का मतलब समझिए। प्राण का मतलब होता है सांस। क्या होता है? सांस। ठीक है, तो ये संबंधित है सांस और ऊर्जा से। ठीक है, और इसमें इंद्रियां सक्रिय होती हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पेपर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इंद्रियों का विकास और प्राणिक ऊर्जा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाल वाटिका स्तर पर बच्चों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, तो आपको पता है, आप बिना पढ़े भी इसको कर सकते हैं। खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा बाल वाटिका में सबसे अच्छी है। बच्चे करके सीखेंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना, एक्टिव लर्निंग करेंगे। ठीक है, रट्टा मारने से बचेंगे। तो आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट, विज्ञानमय कोश का मुख्य संबंध किससे है? विज्ञानमय कोश को मैंने आपको बताया था बुद्धि से संबंधित है, तर्क, बुद्धि और विवेक से संबंधित है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा मैं आपको इसमें बताऊं, जब बच्चा क्यों और कैसे सवाल पूछता है, ठीक है, क्यों और कैसे सवाल पूछता है, ठीक है, तब इस कोर्स का विकास होता है। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद को किस रूप में देखता है? तो आप जानते हैं ये एक रिसोर्स और एसेट दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट, बुनियादी चरण में बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? तो बुनियादी चरण में बच्चे का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से होना चाहिए? वो अवलोकन और पोर्टफोलियो दोनों के माध्यम से होना चाहिए। देखिए, मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनमें ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपने अगर उनको देखा है तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 में शिक्षण की 5 चरणीय प्रक्रिया पंचादी का पहला चरण क्या है? पहला चरण है अदिति। ठीक है, अदिति मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में है। पंचादी का पहला कदम है किसी नए विषय को पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन देना। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ से समझिएगा, जब आप कक्षा में जाएंगे, ठीक है, तो इन 5 चरणों का आपको पालन करना है। कौन से वो 5 चरण है? जिनमें पहला है अदिति। अब ये अदिति क्या है? अदिति आपका पहला है। ठीक है, इनके सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, अदिति मतलब परिचय। बच्चों को सीधे नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चे को सीधे नहीं पढ़ाना है। इसकी जगह पहले कोई कहानी या फिर खेल के माध्यम से आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसका ध्यान खींचना है। ठीक है, कहानी या खेल के माध्यम से इंट्रोडक्शन देना है और उसका ध्यान खींचना है। ठीक है, इसके बाद बात करें दूसरा, तो दूसरा है आपका बोध। ये आपका दूसरा है। अब इस बोध में क्या है? अब जो मुख्य बातें हैं वो समझाइए। ठीक है, और उसमें गतिविधियों को शामिल करें ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, उसको बोध हो चीजों का। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जैसे मोबाइल है, तो इस मोबाइल से वो क्या क्या कर सकता है ये उसको आप बोध करा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस पे बात करें तो तीसरा है अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास का मतलब है जो उसने सीखा है उसे बार बार करने दें, उसे समझने दें, अब अपने हिसाब से चीजों को करने दें यहाँ पे। ठीक है, जितना उसको ज्ञान मिला उसको बार बार रिपीट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, फोर्थ है आपका प्रयोग मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप उससे कहें कि उसे वो घर या बाहर, ठीक है, जहां भी है वहां सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करे। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाए, उसको अप्लाई भी करने की कोशिश करे। इसके बाद बात करें हम चौथा प्रसार। प्रसार का मतलब होता है विस्तार, सॉरी चौथा नहीं वो पांचवा है। ठीक है,
प्रसार या विस्तार इसको बोलेंगे। प्लीज इन्हें सीक्वेंस से याद रखिएगा। प्रसार में क्या होता है, जब बच्चा दूसरे बच्चे को यह बात समझाता है तो उसका ज्ञान और ज्यादा पक्का होता है। ठीक है, जो उसने सीखा है, ठीक है, मोबाइल क्या है ये समझने के बाद वो दूसरे बच्चे को समझा रहा है कि मोबाइल क्या है, तो अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा है। इसका मतलब उसका ज्ञान अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, प्लीज इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पंचारी प्रक्रिया में ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने या विस्तार देने का चरण क्या कहलाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसी को प्रसार या एक्सपेंशन या विस्तार कहते हैं। नेक्स्ट, आनंदमय कोश का विकास किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस बात को समझिएगा, आनंदमय कोश आपकी आत्मा से संबंधित है। ठीक है, कला, सौंदर्य, बोध और आंतरिक खुशी इसको चाहिए। इसके अलावा ये आंतरिक आनंद की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन इसी के मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, पंचारी प्रक्रिया में जहां वह चरण जहां बच्चा सीखी जानकारी को वास्तविक जीवन में लागू करता है। तो वास्तविक जीवन में लागू करना है, घर में लागू करना है या बाहर लागू करना है, ठीक है, तो वो होगा प्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार सकारात्मक सीखने की आदतों का विकास किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपके संज्ञानात्मक विकास का। किसका हिस्सा है? आपके संज्ञानात्मक विकास का। देखिए, जो आपकी सीखने की आदतें हैं वो सीधे हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सीखने की जो आदतें हैं वो हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर साक्षरता सिखाने का वैज्ञानिक क्रम क्या है? तो या में से बहुत सारे लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले बच्चा बोलना सीखता है, मौखिक भाषा, उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखता है, मतलब अक्षरों को, ठीक है, और उसके बाद जो आता है अंत में लिखना सीखता है। तो मौखिक भाषा, पढ़ना लिखना ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मनोमय कोश मुख्य रूप से किस विकास को लक्षित करता है? तो मनोमय कोश मुख्य रूप से लक्षित करता है आपका सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा, यह मन से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है? ये मन से जुड़ा है। बच्चे का अपनी भावनाओं पर काबू और दूसरों से जुड़ाव होना इसी का हिस्सा है। दूसरों से जुड़ाव मतलब ये सामाजिक भावनाएं हो गई। ठीक है, तो दूसरों से जुड़ाव और अपने मन में काबू, दोनों चीजें इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट, गणित सीखने में ईएलपीएस रणनीति में पी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पी का अर्थ है गणित सीखने में पिक्चर्स, चित्रों का उपयोग। किसका उपयोग? चित्रों का उपयोग। ईएलपीएस में पी का मतलब है चित्रों से। बच्चा चित्रों को देखकर गणितीय अवधारणाओं को जल्दी सीखता है या पकड़ता है। और ये मैंने अपनी मैथ्स पेडागोजी में ईएलपीएस के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, किसने दिया था, ठीक है, और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन सब मैथ्स पेडागोजी की क्लास में जो आपके टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट, भाषा सीखने के संतुलित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो संतुलित दृष्टिकोण का अर्थ है, देखिए आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहां पे, ठीक है, ऑप्शंस आपके लगभग सेम पैटर्न वाले लगेंगे आपको। डिकोडिंग और अर्थ निर्माण दोनों साथ साथ काम करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ध्वनियों को पहचानना और शब्दों का अर्थ समझना। ठीक है, ध्वनि का डिकोड करना मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ में अगर हम कहें तो उसको को समझना, उसके अंडरस्टैंडिंग, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। उभरती साक्षरता, बहुत अच्छा प्रश्न है। इमर्जेंट लिटरेसी का एक उदाहरण इनमें से क्या है? डिक्शनरी का उपयोग, चित्रों को देखकर कहानी सुनना या लोगों को पहचानना, सुंदर हैंडराइटिंग, या फिर व्याकरण के नियम लिखना। तो आपका सही आंसर होगा चित्रों को देखकर कहानी सुनना या लोगों को पहचानना। ठीक है, इमर्जेंट लिटरेसी में बच्चा किताब को सीधा पकड़ता है, ठीक है, सीधा पकड़ के चलता है, या फिर चित्रों को देखकर अपनी कहानी बनाना सीखता है। ये दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट, बच्चों को संख्या ज्ञान सिखाने से पहले क्या सिखाना जरूरी है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि उनको 1 से 100 तक गिनती रटना जरूरी है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा होता था। उन्हें संख्या ज्ञान सिखाने से पहले ये बताना जरूरी है जो संख्या से पहले की अवधारणाएं हैं, पूर्व अवधारणाएं, जैसे छोटा बड़ा पहचानना, ये सब सिखाना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, पास दूर, छोटा बड़ा और क्लासिफिकेशन, ये सब समझाना ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, जादुई पिटारा किट में किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? जादुई पिटारा आप समझ रहे हैं, खेल खेल से बच्चों को सिखाने से संबंधित है। भारी किताबें क्या करेंगे, और अमूर्त पाठ्य पुस्तकें बोरिंग कर देंगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? ठीक है, बोरिंग हो जाएगा, बच्चे उससे पढ़ेंगे नहीं। तो जादुई पिटारा मूर्त चीजों के लिए नहीं है, ठीक है, मूर्त चीजों के लिए, ना कि अमूर्त चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में किसका फीडबैक शामिल है? तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या होता है, 360 डिग्री एचपीसी इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा खुद अपना टेस्ट लेता है, बच्चा खुद अपना टेस्ट लेता है, ठीक है, टेस्ट अपना क्या लेगा? खुद से लेगा। उसके बाद उसके जो दोस्त हैं वो हेल्प करेंगे। हेल्प कौन करता है? उसके फ्रेंड्स। और उसका गाइडेंस कौन करता है? टीचर। सॉरी फॉर दैट, बहुत गंदा लिखा है।
तो टेस्ट वो खुद से लेगा, ठीक है, हेल्प करेंगे उसके फ्रेंड्स मतलब पीयर्स, और उसका गाइडेंस कौन करेगा, उसके टीचर्स, जीटी गाइडेंस कौन करेगा, टीचर्स। ये होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक स्वयं बच्चा और सहकर्मी। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न है, निपुण भारत का लक्ष्य ईसी किससे संबंधित है, भाषा और प्रभावी संचार विकास से, केवल गणित से, शारीरिक व्यायाम से, चित्रकारी से। तो इसका सही आंसर है भाषा और प्रभावी संचार विकास से, ठीक है। अब ये क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेटर का मतलब है बच्चा अपनी बात साफ कहे, ठीक है, और बिना डर के कहे, ठीक है, बिना डर के कहे, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत आसान, आराम से समझिएगा। यूडीएल का संबंध क्या है, यूडीएल का मतलब है समावेशी सुलभता। यूडीएल का मतलब हो गया यहाँ पे समावेशी सुलभता। अब आपको समझना ये बहुत आसान है कि इसमें क्या होगा, यूडीएल में हर बच्चे के लिए, चाहे वह दिव्यांग ही क्यों ना हो, ठीक है, सीखने के तरीके अलग और आसान होंगे। हर बच्चा, ठीक है, हर बच्चे के लिए चाहे वह दिव्यांग क्यों ना हो, सीखने के तरीके अलग और आसान होंगे। सभी बच्चों के लिए सीखने को सुलभ बनाना, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार, बहुत अच्छा प्रश्न है, नैतिक विकास के लिए क्या सुझाव दिया गया है। लंबी परिभाषाएं रटाना नहीं, कहानियां और चर्चाओं के माध्यम से मूल्यों का विकास, काफी हद तक सही, कड़ी सजा देना नहीं, केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा कहानियों और चर्चाओं के माध्यम से मूल्यों का विकास करना, ठीक है। देखिए, नैतिकता भाषण से नहीं बल्कि कहानियों के पात्रों के जरिए सिखाई जाती है, ठीक है। आप भाषण दोगे ना तो वो बोरिंग लगेगा, सीखना ही नहीं है। उसके जो पात्र हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे तो उसके कैरेक्टर के बारे में सिर्फ भाषण जैसे दे देंगे तो बच्चे पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैरेक्टर प्ले करेगा और वो कैरेक्टर की वैल्यूज को समझेगा, ठीक है, उनके जो सिद्धांत थे, वो जिन चीजों को कर रहे थे, ठीक है, तो उनको लेके चलेगा, तो उसका जो एथिकल डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छे से होगा। यहाँ पे आप श्रवण कुमार को भी ले सकते हैं, ठीक है, बच्चे को कैरेक्टर प्ले कराइए और उसको बहुत अच्छा ज्ञान होगा इससे। नेक्स्ट, ईएलपीएस विधि में एल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसको तो आप आंख बंद करके कर लेंगे, अनुभव को शब्दों में बयां करना, मैथ्स पेडागोजी में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ईएलपीएस में ये जो एल है, इसका मतलब है कि बच्चा कंकड़ों से खेलने के अनुभवों को भाषा में बयां करे, ठीक है। अगर वो कंकड़ से खेल रहा है तो उस अनुभव को अपनी भाषा में बताए, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। खैर देते तो सबको है, ठीक है, लेकिन ग्रेड 2 तक कोई होमवर्क नहीं देना चाहिए, कहते हैं ग्रेड 2 तक नो होमवर्क, ठीक है, HW, ठीक है, नो होमवर्क। नेक्स्ट, लर्निंग कॉर्नर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। लर्निंग कॉर्नर बनाने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुसार बच्चे को सीखने के अवसर देना, ठीक है, रट्टा मार दीजिएगा इस बात के लिए। नेक्स्ट, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है, आप आराम से इसको कर लेंगे, मोती पिरोना या लिखना। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, मैंने एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो पे एक अलग से वीडियो बनाया, 5-6 मिनट का, उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। उस पर कई कई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और इस पे अगर हम बात करें एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, तो बच्चे के व्यवहार या किसी विशेष घटना का संक्षिप्त वर्णनात्मक नोट है। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के लिए पीटीआर का क्या क्या सुझाई गई है, तो 25:1 है, ठीक है। ऐसा क्यों है, कमजोर क्षेत्रों में टीचर का हर बच्चे पर ध्यान होना जरूरी है, इसलिए अनुपात को कम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार बुनियादी स्तर पर स्क्रीन टाइम के बारे में क्या राय है, तो स्क्रीन टाइम मतलब जो आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, उससे सोशल इंटरेक्शन जो है ना, एसआई, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का कम होता है, ठीक है। तो जहां तक संभव हो इसे न्यूनतम या शून्य रखना चाहिए। स्थूल गत्यात्मक कौशल के लिए स्थूल गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सही है, तो आपका दौड़ना कूदना और चढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, बुनियादी गणित में सबटाइजिंग का क्या अर्थ है, ठीक है, तो इसमें सबटाइजिंग का मतलब होता है जैसे आपने सेब देखे 1 2 3 ऐसे 3 सेब रखे हैं, ठीक है, तो आप इसे बिना गिने बोल दो कि ये 3 सेब है, बस यही है सबटाइजिंग, और कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये चीज बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। एफएलएन में वस्तुओं के एक छोटे समूह को बिना गिने तुरंत पहचान लेना, वे कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक से एक संगति 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की अवधारणा में गणित क्या दर्शाती है, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, जैसे यहाँ पे कोई एक चीज रखी है, दूसरी चीज रखी है, तीसरी चीज रखी है, तो अब आप एक एक के ऊपर उंगली रखो और बोलो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से आपको बताना होता है। तो सही आंसर होगा गिनते समय प्रत्येक वस्तु को केवल एक ही विशिष्ट संख्या नाम के साथ जोड़ना, पहली वाली को पहला बोलना, दूसरी चीज को दूसरा बोलना, तीसरी चीज को तीसरा बोलना और उसके ऊपर फिंगर्स को रखना, ठीक है। नेक्स्ट,
एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार कक्षा में बच्चे के काम मतलब आर्ट या राइटिंग का प्रदर्शन कहाँ किया जाना चाहिए, तो उनकी आंखों के स्तर के सामने, ताकि वो उसे देखें और जुड़ाव महसूस करें। ठीक है। बुनियादी स्तर पर पर्यावरण जागरूकता मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति की सैर कराइए और अपने आसपास के पौधों और जानवरों का उन्हें अवलोकन करने दीजिए। हाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, पर्यावरण किताबों में नहीं बल्कि पेड़ों और पक्षियों को साक्षात देखने से आता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 में घर से स्कूल के संक्रमण को आसान बनाने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? शुरुआती हफ्तों में लचीला समय और घर जैसे स्वागतपूर्ण वातावरण देना ये जरूरी होता है। घर से स्कूल जब आना बच्चे के लिए बड़ा बदलाव होता है, तो शुरुआत में उसे प्लेवे क्या करना चाहिए? प्लेवे से उसका स्वागत करना चाहिए। संख्या बोध विकसित करने के लिए शुरुआती चरण किस पर जोर दिया जाना चाहिए? शुरुआती चरण में बच्चे को मौखिक गिनती के साथ साथ वस्तुओं को भौतिक रूप से छूकर गिनने पर जोर देना चाहिए। जैसे कंकड़ है, ठीक है, तो उन्हें कंकड़ उठा के दो और फिर उनसे उन्हें काउंटिंग सिखाओ। ठीक है, ये भौतिक रूप से छूकर गिनने पर जोर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए शारीरिक दंड के बारे में क्या प्रावधान है या क्या नीति है? तो जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, बिल्कुल भी शून्य सहनशीलता है इसमें। आप बच्चे को किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देंगे। इससे बच्चे के अंदर डर का माहौल पैदा होगा, वो स्कूल आने से कतराएगा। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर साक्षरता में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो डिकोडिंग का इस पे अर्थ क्या बनेगा? आप में से कोई ये बात बता सकता है? देखिए, डिकोडिंग का मतलब होता है जो अक्षर लिखा हुआ है ना, सपोज का लिखा हुआ है, तो इस का को, ठीक है, का की आवाज के ए के साथ जोड़कर पढ़ना, जैसे हम कक्का की पढ़ते थे। ठीक है, यही डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़कर पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार सकारात्मक अभिभावक भागीदारी पॉजिटिव पेरेंटल एंगेजमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, अगर वैसा ही माहौल या वैसी चीजें उसे घर पे मिल जाए तो वो और बेहतर सीखेगा। ठीक है, सीखने की स्पीड उसकी काफी तेज हो जाएगी। तो घर और स्कूल के बीच सीखने की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, गणित में अनुमान मतलब एस्टिमेशन लगाने का कौशल बच्चों में क्या विकसित करता है? तो ये संख्यात्मक समझ और तार्किक सोच दोनों विकसित करता है। ठीक है, अब बात समझिएगा, एस्टिमेशन लगाने से जो बच्चा है ना, उसका दिमाग संख्याओं से खेलना जान जाता है। ठीक है, और वो अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन वगैरह समझने लगता है। नेक्स्ट, एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और इंद्रियों का समन्वय विकसित करना। ठीक है, जब ड्राइंग करते हैं तो काफी कुछ आपका डेवलप होता है करते टाइम, रचनात्मक अभिव्यक्ति डेवलप होती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय खिलौने और सामग्री के उपयोग पर जोर क्यों दिया गया है? देखिए, अगर ऐसा होगा तो बच्चा अपनी संस्कृति से काफी लगाव महसूस करता है। ठीक है, ठीक है, अपनी समाज की जड़ों को समझता है, ताकि बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़े और संदर्भ के अनुसार सीख सके। लर्निंग काफी आसान हो जाती है अगर आप स्थानीय खिलौने और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन चीजों से फैमिलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है, एनसीएफएफएस 2022 के अनुसार शिक्षक की प्राथमिकता की भूमिका क्या है? ठीक है, तो एक मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता है जो सीखने का वातावरण बनाता है। ठीक है, फैसिलिटेटर है। टीचर को ज्ञान बांटने वाला नहीं बल्कि सीखने का रास्ता आसान बनाने वाला होना चाहिए। टीचर को ज्ञान नहीं बांटना बल्कि रास्ता दिखाना है और आसान तरीके से ज्ञान दिलाना है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ, मुझे क्लासेस बीच में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी। अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके एग्जाम तक मैं आपका साथी हूँ और fuel your future with Learnville. Have a bright future in this and God bless you all. Thanks for watching.